बात राष्ट्रवाद की कृति जातिवाद की पार्ट 3। चुनाव परिणामों के बारे में बोलते हुए मेरे मित्र ने कहा कि अस्पृश्यों की सभी आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीत ली। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिन तरीकों से ये सीटें जीती हैं, क्या उन तरीकों की कांग्रेस ने कभी पड़ताल की है? क्या तरीके अपनाए गए थे, यह मैं बताता हूँ और सबूतों के साथ बताता हूँ। कई जगहों पर वास कर सतारा जिले में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। सभी सदस्यों को इस बात का पता तो होगा ही कि सतारा जिला वही जगह है जहाँ पत्री सरकार थी। 361 गांवों के अस्पृश्य मतदाताओं को गांव की कचहरी में लेकर गए। डरा धमकाकर उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं। अस्पृश्य मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने से साफ इनकार किया। उन्हें कचहरी में ही बंद करके रखा गया। उन पर पहरा बिठाया गया ताकि वे वहां से हिले नहीं। इस तरह के कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। यह तो कुछ भी नहीं, कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे अस्पृश्य उम्मीदवारों के साथ मारपीट भी की गई। अभी हाल में आगरा में चुनाव हुए, वहाँ की बात ही लीजिए। चुनाव के दिन अस्पृश्यों के 50 मकान जलाए गए। अस्पृश्य मतदाता मतदान केंद्र पर वोट देने गए तो पीछे 20 लोगों के घरों को लूटा गया। नागपुर में 7 लोगों के कत्ल हुए और यह सब कांग्रेस के सवर्ण हिंदुओं ने किया। चुनाव जीतने के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए। ये सीटें कांग्रेस ने जीती या जिस राजनीतिक पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूँ उस शेड्यूल कास्ट ने जीती, यह केवल चुनाव परिणामों के आधार से तय करना केवल मूर्खता होगी, क्योंकि समाज में अस्पृश्य की संख्या 5% है और हिंदुओं की संख्या 95% है। ऐसे हालात में कौन किसका प्रतिनिधि है, यह कैसे तय किया जा सकता है? इसलिए चुनाव परिणामों की कसौटी प्राथमिक चुनाव के परिणामों से ही तय की जानी चाहिए, क्योंकि अस्पृश्य के प्राथमिक चुनाव अलग चुनाव क्षेत्र के आधार पर हुए हैं। इन प्राथमिक चुनाव के परिणाम क्या निकले, यह बैठे लोगों को पता चले, इसलिए मैं यहाँ कुछ जगहों के परिणाम बताता हूँ। आप यह बहुत गौर से सुनिए। पंजाब में 3 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। मुंबई में 3 सीटों के लिए, मध्य प्रांत में 4 जगहों पर, मद्रास में 10 जगहों पर और संयुक्त प्रांत में 2 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। सदस्य एक बात ध्यान में रखें कि प्राथमिक चुनाव अपरिहार्य नहीं होते। अस्पृश्यों के 5 उम्मीदवार जब तक चुनाव में नहीं उतरते तब तक प्राथमिक चुनाव नहीं हो सकते। चुनावों में अंट संट वर्चा होता और उतने रुपए न होने के कारण अस्पृश्य प्राथमिक चुनाव ही नहीं चाहते। कुल 22 जगहों के लिए प्राथमिक चुनाव हुए। हर सीट के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। इन 22 सीटों में से 19 सीटों पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट मिले। मुंबई में 2 जगहों पर तो अस्पृश्य उम्मीदवार की तुलना में कांग्रेस के उम्मीदवार को नगण्य वोट मिले। भायखला विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,000
96 वोट मिले और मुंबई जी और उपनगर जिला और उपनगर विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 12,899 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को उम्मीदवार को केवल 2,088 वोट मिले। मध्य प्रांत के केवल 2 जगहों के ही आंकड़े मैं देता हूँ। नागपुर चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 1933 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 270 वोट मिले। भंडारा विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 3,187 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 986 वोट मिले। आगरा विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2,248 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 840 वोट मिले। पंजाब लुधियाना फिरोजपुर विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1,900 वोट मिले और कांग्रेस को 500 वोट मिले। डॉक्टर बाबा साहेब बोल रहे थे, तभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दीवान चमनलाल ने बीच में ही उठकर कहा, डॉक्टर अंबेडकर कोरी गप सुना रहे हैं। सुनकर डॉक्टर बाबा साहेब गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उनके शब्दों पर आपत्ति की। उस वक्त उन्होंने दीवान चमनलाल से कहा कि जब मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात मुद्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तब बीच में ही उठकर इस प्रकार हल्ला मचाना ठीक नहीं है। सदन में उपस्थित किए गए मुद्दों को जब जवाब दिया जा रहा हो, तब शांतिपूर्ण उनको सुना जाना चाहिए। उनकी बातचीत में काटते हुए वे गप हाँक रहे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार कान खींचे जाने पर दीवान चमनलाल ने अपना कथन वापस लिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब ने अपना कथन जारी रखा। मद्रास प्रांत के केवल एक ही जगह का आंकड़े मैं देता हूँ। अमलापुरम विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 10,540 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को 2,383 वोट मिले। प्राथमिक चुनावों से संबंधित आंकड़ों का यह हाल है। इसके आधार पर एक बात सहज ही साबित होती है कि प्राथमिक चुनाव के परिणामों को ही प्रतिनिधित्व की असली कसौटी मानी जानी चाहिए। इन चुनावों में कांग्रेस ने अप्रमाण साबित कर दिया कि चुनाव नहीं, यह तो साफ धोखाधड़ी थी। इसके साथ ही आज तक मैं अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जो लड़ाई लड़ते आया हूँ, उसे इस चुनाव के कारण भारी बल मिला है। पंडित मालवीय ने एक और बात बताई कि हिंदू लोग अस्पृश्योद्धार की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। अस्पृश्यों के नैतिक उद्धार और विकास के लिए वे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसे पल भर के लिए छोड़ भी दें और इस सदन की चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार से अगर तय करें, तब कोई भी निष्पक्ष आदमी यही कहेगा कि मालवीय ने ऊपरी निर्दिष्ट कथन में कोई तत्व नहीं है।
यह बात सही है कि इस सदन में मुझे आए कुछ दिन ही बीते हैं, लेकिन इस सदन की रिपोर्ट में और नियम से और ध्यान से पढ़ता रहा हूँ। जो भी पढ़ने लायक है वह सब मैं पढ़ चुका हूँ। उसमें मैंने पाया कि गांव-गांव में हर रोज़ अस्पृश्यों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के संदर्भ में किसी भी सदस्य द्वारा सदन में एक भी सवाल नहीं उठाया गया। किसी रिपोर्ट में यह पढ़ने में नहीं आया। ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक सदन पटल पर नहीं रखा गया है जिसमें कहा गया हो कि अस्पृश्यों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वैसे अपवाद स्वरूप 1933 में सामने बैठे कुछ सदस्यों ने अस्पृश्यता हटाने के कुछ प्रयास किए थे। मंदिर प्रवेश के संदर्भ में एक बिल रखा गया था। वाइसरॉय ने जब उसे मान्यता देने से इनकार किया तब बहुत हल्ला मचा था। इस बिल को पारित नहीं किया गया तो आत्महत्या करने की धमकी भी कई सदस्यों ने दी थी। लेकिन जब बिल को मान्यता दी गई तब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? बिल वापस लिया गया। रंगा अय्यर की हालत देखने लायक थी क्योंकि उन्होंने ही वह बिल सदन के सामने रखा था। साथियों ने दगा किया तो वे भड़क गए। उन्होंने अपने साथियों को खूब गालियां सुनाई। आखिरकार बेचारे को मुंह की खानी पड़ी। मुझे याद है कि 2 बार और अस्पृश्यों के संबंधित सवालों का जिक्र हुआ था। पहला 1916 में मानेकजी दादाभाई ने अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में एक पूछताछ समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव रखा था। उस वक्त आज की इस चर्चा की शुरुआत करने वाले गोविंद मालवीय के पिता ने ही उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। दूसरा प्रसंग साल 1927 का है। स्वर्गीय लॉर्ड बर्नहेड ने उस वक्त कहा था कि अस्पृश्य अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन जब हम खुद लड़ाई छेड़कर अपने अस्तित्व के बारे में लोगों को एहसास कराते हैं, तब उन्हें हम पर बहुत दया आती है। हम जब अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं, नौकरियां में निश्चित अनुपात में आरक्षण की, शिक्षा के लिए ग्रेड की मांग करते हैं, तभी हिंदुओं को पता चलता है कि हम भी जिंदा हैं, वरना वे हमें मरा हुआ ही मानकर चलते हैं। बाकी समय वे लोग हमें पूछते तक नहीं। हम उनकी गिनती में कहीं नहीं ठहरते। हमें अपना सामाजिक और राजनीतिक हक देने से इनकार करते हुए वह कहते हैं कि आप तो हिंदू ही हैं। यही बंधु भाव व्यक्त करते हुए अगर अपनी जेब से कुछ जाने वाला हो तो तब हम उनके चाचा के मामा के भतीजे के भांजे बन जाते हैं। कुछ भी वर्ज ना होने वाला हो, उनका फायदा होने वाला हो, तब हम उनके भाई होते हैं। वाह रे वाह, इनका बंधुत्व। आखिर में बस इतना ही कहता हूँ और ख़ास तौर पर जोर देकर कहता हूँ कि हिंदुओं की दी गई भिक्षा पर जीने की अब हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उनका दान धर्म हमें नहीं चाहिए।
हम इस देश के वासी हैं। सरकारी खजाने पर जिस प्रकार अन्य जातियों का अधिकार है, वैसे ही हमारा भी अधिकार है। हमें गुलामी में रहने पर मजबूर करने वाली, हमारी नैतिकता भ्रष्ट करने वाली भीख हमें नहीं चाहिए। हम अपने योग्य अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं, हमें वे मिलने ही चाहिए। और मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर हमारी न्याय की लड़ाई का विरोध किया गया तो खून बहाकर भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।